Assalamualaikum and what's up guys, hopefully you all are doing good. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ सोरिएसिस. ठीक है, फ्रीक्वेंटली इसका SCQ आ जाता होता है. ठीक है, एंड मोस्टली ये जो है सिनेरियोज में पूछ रहे होते हैं बाय यूनिवर्सिटी. ठीक है, अच्छा, सोरिएसिस बेसिकली क्या है? ये एक टी सेल मीडिएटेड डिजीज़ है. ठीक है, और इसमें आपके पास जो केराटिनोसाइट प्रोलिफरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से साथ साथ इन्फ्लेमेशन और एंजियोजेनेसिस भी देखने को मिलती है. ठीक है, मतलब इट इज़ अ टी सेल मीडिएटेड डिजीज़ जिसमें केराटिनोसाइट प्रोलिफरेशन इज़ इंक्रीज्ड अलॉन्ग विद इन्फ्लेमेशन एंड एंजियोजेनेसिस. ठीक है, अब मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं सोरिएसिस की. लाइक अगर कोई अल्कोहल लेता है या अगर कोई स्मोकर है तो उसमें सोरिएसिस हो सकता है. अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसमें आपके पास मोस्टली स्किन इन्फेक्शंस होते हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस होते हैं, तो इसमें भी सोरिएसिस देखने को मिल सकता है. ठीक है, इसके अलावा आपके पास अगर किसी में कोई स्किन इंजरी है या कोई सन एक्सपोजर है या सन बर्न का केस है या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है तो उसको सोरिएसिस हो सकता है. ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैन ऑल्सो कॉज सोरिएसिस. ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई जेनेटिक फैक्टर जो है दैट कैन कॉज सोरिएसिस. ठीक है, इसी तरह अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन है जो कि इम्प्रूव हो जाती है इन समर्स एंड वर्सन्स ड्यूरिंग विंटर्स तो अगेन कैन कॉज सोरिएसिस. ठीक है, अगर कोई पेशेंट ड्रग्स ले रहा है लाइक एंटी मलेरियल्स, बीटा एडिनोसेप्टर एंटागनिस्ट लाइक जिसमें बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, या लिथियम ले रहा है, ठीक है, या कोई वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स ले रहा है. ठीक है, और मतलब डिफरेंट ड्रग्स कैन ऑल्सो कॉज सोरिएसिस. ठीक है, अब रीबाउंड फ्लेयर जो है सोरिएसिस का, इट अकर्स आफ्टर विड्रॉल ऑफ सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर अगर कोई पेटेंट टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहा है. ठीक है, तो रीबाउंड जो आपके पास सोरिएसिस है दैट इज़ ऑफन अनस्टेबल एंड दैट मे बी पस्ट्यूलर. ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ना इन सब कंडीशंस के साथ जो मैंने आपको बताई हैं दैट कैन कॉज सोरिएसिस. इसके अलावा कुछ और भी कंडीशन होती हैं लाइक आर्थराइटिस. ठीक है, इसके अलावा स्पॉन्डिलोलिटिक जॉइंट डिजीज़ है जो कि बेसिकली सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस होती है. ठीक है, इट कैन ऑल्सो कॉज सोरिएसिस. या मायोपैथी एंटीरोपैथी का कोई केस है, एड्स का कोई केस है. ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन अगर सोरिएसिस की होती है तो दैट इज़ विद स्ट्रेप्टोकोकल फ्रिंजाइटिस. ठीक है, यानी जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है ना उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है सोरिएसिस के साथ. ठीक है, तो ये बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि स्ट्रेप्टोकोकल फ्रिंजाइटिस या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस बेसिकली हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद सोरिएसिस. अच्छा, आप सोरिएसिस का जो पेशेंट है वो आपके पास किस तरह प्रेजेंट करते हैं? अब उसकी जो मेनली एक्सटेंसिव सर्फेसिस होंगे ना, सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि वो इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, जिसमें आपके एल्बोज और नीज जो हैं ये सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, सो एक्सटेंसिव सर्फेसिस आर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन सोरिएसिस. और अगर आपको याद हो एटोपिक डर्मेटाइटिस में आपके पास फ्लेक्सर सर्फेसिस जो है वो कॉमनली इन्वॉल्व थी. अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे किस तरह के प्लेक्स आपको नज़र आएंगे. सो यहाँ पे ना इरिथेमेटस सैल्मन कलर्ड प्लेक्स होंगे. ठीक है, एंड ये प्लेक्स कवर्ड हैं विद स्केल्स, और वो स्केल्स होते हैं सिल्वरी वाइट कलर के स्केल्स. ठीक है, सो मतलब प्लेक्स आपको देखने को मिलेंगे इरिथमेटस प्लेक्स दैट आर कवर्ड विद सिल्वरी वाइट स्केल्स. ठीक है, और यही सिनेरियोज में भी गिवन होता है. ठीक है, और इसके अलावा सिनेरियोज में लिखा होता है कि एक्सटेंसिव सर्फेसिस की इन्वॉल्वमेंट है. और अगर नेल चेंजेस की बात करें तो पिटिंग ऑफ नेल्स देखने को मिलेगा, और ये भी आपको जो है वो सिनेरियोज में अक्सर गिवन होता है. लेकिन पिटिंग ऑफ नेल्स इज सीन इन 30% केसेस ऑफ सोरिएसिस. ठीक है, देन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट दो साइंस हैं जो आपको सोरिएसिस के पेशेंट में देखने को मिलेंगे. एक होता है को एबनराइजेशन. ठीक है, जो कि न्यू प्लेक्स का बनना है एट द सेम साइट आफ्टर एनी रिपीटेड ट्रॉमा. ठीक है, सो दिस इज़ को एबनराइजेशन. ठीक है, मतलब एक ही साइट पे अगर रिपीटेडली ट्रॉमा होता रहे तो उधर न्यू प्लेक्स बनते जाते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड को एबनराइजेशन. ठीक है, सो को एबनराइजेशन देखने को मिल सकती है पेशेंट में, या ऑस्पिट साइन देखने को मिल सकता है. अब ऑस्पिट साइन क्या है कि अगर आप प्लेक वाली जगह को रिमूव करें, ठीक है,
वहाँ पे जो स्केलिंग होती है प्लेक्स के साथ, मैंने आपको बताया था ना कि प्लेक्स के ऊपर एक स्केल की लेयर होती है, सिम्प्लीफाइड स्केल की लेयर होती है। सो अगर आप उस प्लेक के ऊपर जो स्केलिंग है उसको रिमूव करते हैं तो पिन पॉइंट ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ड्यू टू थिन एपिडर्मिस अबव द डर्मल पेपिला, ठीक है। तो दिस पिन पॉइंट ब्लीडिंग ड्यू टू रिमूवल ऑफ स्केल फ्रॉम प्लेक इज़ कॉल्ड ऑस्पिट साइन, ठीक है। सो ऑस्पिट साइन भी आपको इन पेशेंट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। देन अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें सोरियासिस की, तो सोरियासिस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास होता है स्टेबल प्लेग सोरियासिस, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोरियासिस। स्टेबल प्लेग सोरियासिस इज़ मोस्ट कॉमन टाइप। नेक्स्ट आपके पास है फ्लेक्सुरल सोरियासिस, ठीक है। यह आपके पास इन्वॉल्व करते हैं फ्लेक्सर सर्फेसिस को, जैसे कि ग्रोइन हो गया, नेटल क्लेफ्ट हो गया, या सब मेमरी एरिया को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। उसके बाद है गटेट सोरियासिस, ठीक है। गटेट सोरियासिस ऑफन इट इज़ आस्क्ड इन एमसीक्यूज। अब इसमें ना आपके पास किस तरह की सोरियासिस होती है, रेन ड्रॉप लाइक सोरियासिस होती है, ठीक है। एंड मोस्टली आपको चिल्ड्रन में और यंग एडल्ट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसमें ना आपके पास प्लेक्स की एरप्शन होती है ओवर द ट्रंक अबाउट 2 वीक्स आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल स्टोर थ्रोट, ठीक है। सो स्ट्रेप्टोकोकल एसोसिएशन मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन है, एंड इट इज़ मोस्टली सीन इन गटेट सोरियासिस, ठीक है। मतलब अगर पेशेंट जो है वो स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट के साथ सफ़र किया है तो 2 वीक्स के बाद आपको उसमें उसी पेशेंट में मतलब प्लेक्स की इरप्शन देखने को मिल सकती है ओवर द ट्रंक, ठीक है। एंड दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ गटेट सोरियासिस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इरिथ्रोडर्मिक या पस्ट्यूलर, इरिथ्रोडर्मिक एंड पस्ट्यूलर सोरियासिस, ठीक है। सो ये जो इरिथ्रोडर्मिक एंड पस्ट्यूलर सोरियासिस है ये सबसे ज़्यादा सिवियर टाइप है सोरियासिस की, और ये डर्मेटोलॉजिक एमरजेंसी भी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपके पास जो इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस और पस्ट्यूलर सोरियासिस है ये इकट्ठे आपको देखने को मिलते हैं, एंड सच सोरियासिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉन जम्बस्ट सोरियासिस, ठीक है। एंड जो इरिथ्रोडर्मिक फॉर्म है ना इस सोरियासिस में, दैट इज़ सीन ओवर 90% ऑफ द बॉडी सर्फेस, एंड दिस 90% ऑफ द बॉडी सर्फेस बिकम्स इरिथमेटस एंड स्केली, ठीक है। और जो आपके पास पस्ट्यूलर सोरियासिस है इसकी जो दूसरी फॉर्म है ये आपके पास प्रेजेंट होती है विद मेनी स्टेराइल पस्ट्यूल्स ऑन द इरिथमेटस बेस, ठीक है। अब जो आपके पास इरिथमेटस फॉर्म है ना दैट इज़ एसोसिएटेड विद मेलेज फीवर एंड सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस, ठीक है। और जो आपके पास पस्ट्यूलर फॉर्म है मोस्टली फीमेल्स और हैवी सिगरेट स्मोकर्स में आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टेराइल पस्ट्यूल्स आपको इरिथमेटस बेस पे नज़र आएंगे, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपने पेशेंट को मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करना है। मोस्टली आपको इन्वेस्टिगेशंस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि क्लिनिकल फीचर्स की बेसिस पे ही आपका डायग्नोसिस बन जाता है, ठीक है। आप कोऑर्डिनेशन या ऑस्पिट साइन के थ्रू डायग्नोसिस बना लेते हैं, और काफ़ी विजिबल क्लिनिकल फीचर्स हैं लाइक प्लेक्स हैं और दे आर कवर्ड विद स्केल्स, और इसके अलावा पिटिंग ऑफ नेल्स भी हो सकती है, ठीक है। एक्सटेंसिव सर्विस की इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन साइन देखने को मिल सकता है जिसकी बेसिस पे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, दैट इज़ कैंडल ग्रीस साइन, ठीक है। अब इसमें ना अगर आप सोरिएटिक एरिया को रब करते हैं तो ऐसे लगता है कि उसके नीचे वाली जो एरिया है ना वो बिल्कुल कैंडल ग्रीस की तरह की आपको वहाँ मतलब वो जगह नज़र आएगी, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड दैट द कैंडल ग्रीस साइन इज़ पॉजिटिव इन सच पेशेंट्स, ठीक है। सो आपने इस तरह से डायग्नोसिस करिए। मोस्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, मतलब क्लिनिकल फीचर्स पर आप डायग्नोस कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टिगेशंस कराने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं। आप बायोप्सी करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करा सकते हैं कि आप मतलब थ्रोट स्वैब ले सकते हैं, ठीक है। एंड थ्रोट स्वैब आप क्यों लेंगे? आप इसलिए लेंगे ताकि आप रूल आउट कर सकें कि कोई स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन तो नहीं है दैट इज़ कॉजिंग गटेट सोरियासिस, ठीक है। इसके अलावा आप जॉइंट की असेसमेंट कर सकते हैं क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो जॉइंट असेसमेंट आप करा सकते हैं, एंड कैंडल ग्रीस साइन भी पॉजिटिव होता है, सो मैंने आपको वो बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपने पेशेंट को ट्रीट करना है। सो ट्रीटमेंट में आपने सबसे पहले तो टॉपिकल एजेंट्स कुछ सजेस्ट करने हैं पेशेंट को, जिसमें आपके पास डाइथ्रानॉल आ जाता है, टार आ जाता है, विटामिन डी एनालॉग्स आ जाते हैं क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी कभी कभी सोरियासिस होता है, ठीक है।
सो विटामिन डी एनालॉग्स जिसमें कैल्सिट्रायोल है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप दे सकते हैं टॉपिकल एजेंट्स में, ठीक है। फिर आप फोटोथेरेपी भी पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। अब फोटोथेरेपी में आपके पास आ जाएगा अल्ट्रावायलेट बी एंड सोरोलिन जो कि फोटोसेंसिटाइज़र है, और सोरोलिन आपने देना होता है विद अल्ट्रावायलेट ए, मतलब पूवा आप कह सकते हैं कि PUVA सोरोलिन अल्ट्रावायलेट ए, और साथ में अल्ट्रावायलेट बी आप देंगे फॉर फोटोथेरेपी, ठीक है। फोटोथेरेपी के थ्रू अगर आपको ट्रीट करना है। फिर आप कुछ सिस्टेमिक एजेंट्स भी दे सकते हैं जिसमें आपके पास एसीट्रेटिन है जो कि एक रेटिनोइड है, ठीक है, एंड आप मिथोट्रेक्सेट एंड साइक्लोस्पोरिन भी पेशेंट को दे सकते हैं। दैन बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू अगर आपने ट्रीट करना है तो आप इन्फ्लिक्सिमैब एंड इटरनरसेप्ट दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास कुछ रेजिमेंट्स होते हैं जिसमें एक रेजिमेंट है वो एकरमैन रेजिमेंट जिसमें टार और UVB है, ठीक है, और दूसरा रेजिमेंट है इनग्राम रेजिमेंट जिसमें डाइथ्रेनोल एंड UVB है, ठीक है। फिर आपने कुछ ना सेल्फ हेल्प एडवाइस पेशेंट को सजेस्ट करनी है, मतलब आपने उससे कहना है कि वो इमोलिएंट्स ऑफनली यूज़ करता रहे ताकि उसकी जो स्केलिंग है, उसकी इचिंग है वो कम हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आपने उसको कहना है कि वो इमोलिएंट्स को एज अ सोप सब्सटीट्यूट यूज़ करे जब वो नहा रहा होता है या हाथ वगैरह धो रहा होता है, ठीक है। फिर आप उसको कहेंगे कि वो इमोलिएंट्स को लगाए बिफोर एंटी सोरियासिस ट्रीटमेंट, बिफोर ही हैज़ स्टार्टेड एनी ऑफ दिस एंटी सोरियासिस ट्रीटमेंट ही शुड यूज़ और ही शुड अप्लाई इमोलिएंट, ठीक है। देन आपने उससे कहना है दैट ही हैज़ टू वेट 30 minutes आफ्टर इमोलिएंट्स यूज before using any other such treatment. He has to wait for 30 minutes and then he has to go for this treatment, ठीक है। तो ये उसमें कुछ मतलब आपने उसको कुछ एडवाइस बतानी है, सेल्फ एडवाइस, ठीक है, अबाउट सोरियासिस, ठीक है। सो आई होप आपको सोरियासिस वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।